Good morning, students. Jai Sri Swaminarayan. Welcome back to our online classes. In last lecture of economics, we have studied the meaning of excess demand and the causes and impact of the excess demand in any economies. In today's lecture, we are going to study the meaning of deficient demand और in deflationary gap. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इन्फ्लेशनरी गैप किसे कहते हैं. इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफ्लेशनरी गैप. ठीक है, डिफ्लेशनरी गैप हम किसे कहते हैं या फिर डेफिशिएंट ऑफ डिमांड किसे कहते हैं वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे. उसके साथ साथ इसके ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस करेंगे. ग्राफिकल को हम जो है वो ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे. कोजिस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, क्या क्या कोजिस हो सकते हैं कि भाई कोई भी इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड क्यों होती है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो हम जो है आज के लेक्चर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स विद द मीनिंग ऑफ डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप के साथ. ठीक है, तो मीनिंग ऑफ डेफिशिएंट डिमांड या फिर डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है मीनिंग. तो deficient demand refers to the situations when aggregate demand is short of aggregate supplies corresponding to full employment in economy, that is less than AS. ठीक है, तो deficient of demand refers to the situations when aggregate demand AD जो है वो क्या है, short of aggregate मतलब aggregate supply से कम है. अगर उनको फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में रखनी है फिर भी जब एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई से कम है, ऐसी सिचुएशंस को हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंट ऑफ डिमांड या फिर डिफ्लेशनरी गैप. ठीक है, मतलब कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई आपको इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट रखने के लिए आपको एग्रीगेट डिमांड जो है वो 500 यूनिट की होनी चाहिए. ठीक है, 500 यूनिट की होनी चाहिए और उतनी ही एग्रीगेट जो है सप्लाई भी होनी चाहिए. ठीक है, 500 यूनिट की सप्लाई भी होनी चाहिए और डिमांड भी इतनी ही होनी चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए ताकि आपका एम्प्लॉयमेंट जो है इकोनॉमी में बिल्कुल फुल हो. लेकिन जो हमने प्लान किया था कि भाई हमारी डिमांड इतनी होनी चाहिए और हमारी सप्लाई भी 500 यूनिट होना चाहिए, लेकिन इसके सामने हमारी डिमांड जो है वो सिर्फ और सिर्फ 450 यूनिट ही है, लेकिन हमारी सप्लाई जो है वो कितनी है, 500 यूनिट है. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस को जब आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो कंपेयर टू आपके एग्रीगेट सप्लाई के साथ, तो दैट सिचुएशन इज नोन एज डेफिशिएंट डिमांड या फिर डिफ्लेशनरी गैप. ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड लेस देन AS, दैट सिचुएशन विल बी नोन एज अ डेफिशिएंट डिमांड. ठीक है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई से कम हो, ऐसी सिचुएशंस को हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंट डिमांड या फिर डिफ्लेशनरी गैप. ठीक है, व्हेन एक्चुअल AD इज लेस देन रिक्वायर्ड AD टू मेंटेन द फुल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, अ सिचुएशन व्हेन एक्चुअल AD इज लेस देन रिक्वायर्ड AD टू मेंटेन द फुल एम्प्लॉयमेंट. जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको एग्जांपल देके बताया कि भाई हमारा जो है वो रिक्वायर्ड AD या फिर प्लान्ड जो हमने किया था, भाई प्लान्ड AD जो है मस्ट बी 500 यूनिट. ठीक है, और इसके हिसाब से हमारी सप्लाई भी सेम ही है, लेकिन ये हमारी प्लान्ड है, लेकिन जब हमने एक्चुअल में देखा, ठीक है, तो ये कितनी हो गई, 500 से 450 यूनिट ही रह गई. तो जब अगर हमारी प्लान्ड AD जो है वो नहीं हो रही है, एक्चुअल AD जो है वो कम हो रहा है. ठीक है, एक्चुअल AD इज 450 यूनिट, देन AD इज लेस देन रिक्वायर्ड AD या फिर प्लान्ड AD. ठीक है, एक्चुअल AD जब प्लान्ड AD से कम हो, ऐसी सिचुएशंस को हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशनरी गैप या फिर डेफिशिएंट डिमांड. ठीक है, जो हमने पढ़ा था इन्फ्लेशनरी गैप में या फिर एक्सेस डिमांड में क्या हो रहा था, प्लान AD कम होता था, एक्चुअल AD जो है वो ज्यादा होता था. लेकिन यहाँ पे क्या है, डिफ्लेशनरी गैप में बिल्कुल भी उल्टा है, प्लान AD जो है ज्यादा है, एक्चुअल AD जो है वो कम है. ठीक है, इन द शॉर्टफॉल इन एग्रीगेट डिमांड फ्रॉम द लेवल to required maintain full employment equilibrium in the economy, it is the shortfall in aggregate demand. जो हमने प्लान एग्रीगेट डिमांड किया था उसमें अगर कुछ भी गिरावट आती है, अगर उसमें उसके से भी कम अगर डिमांड होती है हमारी इकोनॉमी में, तो दैट सिचुएशंस विल बी नोन एज डेफिशिएंट डिमांड या फिर डिफ्लेशनरी गैप. यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर क्लास वर्क. ठीक है, ये आपको अपने क्लास वर्क में ये 3 पॉइंट मीनिंग और डेफिसिट डिमांड या फिर डिफ्लेशनरी गैप में आपको ये मीनिंग लिखने हैं आपकी क्लास वर्क में क्या कहते हैं.
ठीक है, तो ये है आपका मीनिंग ऑफ डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप। इसके बाद का जो आपका टॉपिक है आपका वो है, उसको हम करेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस में। हम आपको समझाएंगे कि भाई कैसे एग्रीगेट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप जो होता है। ओके, दिस इज दी प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, अगर हम इसको जैसे हमने लास्ट में किया था इन्फ्लेशनरी गैप के लिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, उसी तरीके से हम आपको ये ग्राफ के हिसाब से समझाएंगे। और यू हैव टू राइट डाउन द ऑब्जर्वेशंस इन योर होमवर्क, सो बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग दिस, वाइल स्टडिंग दिस। ठीक है, तो आपको ऑब्जर्वेशन जैसे हमने लास्ट में होमवर्क दिया था इन्फ्लेशनरी गैप का ऑब्जर्वेशन, उसी तरीके से आपको इसका भी ऑब्जर्वेशंस दिया जाएगा होमवर्क में आज के। ठीक है, मीनिंग और ऑब्जर्वेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इन द डायग्राम पॉइंट ई वेयर ए डी एंड ए एस इज इक्वल, पहला आपको यहाँ पे यही लिखना है, एट पॉइंट ई इक्विलिब्रियम ए डी एंड ए एस आर इक्वल। ठीक है, ए डी एंड ए एस आर इक्वल एंड देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इनटू द इकोनॉमी। यहाँ पे जो है बिल्कुल फुल इकोनॉमी में जो है एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने एम्प्लॉयमेंट लिया है, वाई एक्सिस पे हमने ए डी और ए एस लिया है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे इनकम, एम्प्लॉयमेंट या फिर आप आउटपुट भी ले सकते हो। ठीक है, तो जब पॉइंट ई है, एज ई की पॉइंट के ऊपर ए एस एंड ए डी आर इक्वल, वेयर देयर इज एन फुल एम्प्लॉयमेंट इनटू द इकोनॉमी। यहाँ पे इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, और अगर यहाँ से यहाँ हम जो प्रीवियस में हमने इन्फ्लेशनरी गैप में किया था, तो एडी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। यहाँ पे सिचुएशन क्या है, एडी जो है कम हो रहा है। ठीक है, प्रीवियस में इन्फ्लेशनरी गैप में क्या हो रहा था, एडी जो है एक्चुअल से बढ़ रहा था, सॉरी प्लान से बढ़ रहा था एक्चुअल। यहाँ पे एक्चुअल प्लान से घट आएगा एक्चुअल। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, इफ एग्रीगेट डिमांड्स फॉल टू, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड्स जो यहाँ पे 50 यूनिट है वो फॉल्स टू होके 45 यूनिट्स हो रही है। ठीक है, तब क्या होगा, टू एडी देन देयर इज ए डेफिसिट डिमांड इन द इकोनॉमी एस। अगर यहाँ पे 50 में से अगर एग्रीगेट डिमांड जो है कम हो जाएगी, तब इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, डेफिसिट ऑफ डिमांड हो जाएगा, एज वेयर ए डी लेस देन ए एस। ए एस जो यहाँ पे होना चाहिए वो क्या हो गया, ए डी में कम हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं इफ एग्रीगेट डिमांड्स फॉल फ्रॉम ए डी टू ए डी वन। ठीक है, ए डी वन से सॉरी ए डी से ए डी वन अगर फॉल हो रहा है तो इकोनॉमी में क्या क्रिएट होगा, डेफिशिएंट ऑफ डिमांड जो है क्रिएट होगा। ठीक है, द एरिया बिटवीन थर्ड वन जो है द एरिया द डिफरेंस बिटवीन ए डी एंड ए डी वन इज डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एरिया है, ए डी एंड ए डी वन, ठीक है, ए डी एंड ए डी वन के बीच में जो भी गैप है, इस गैप को हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, ये जो इतना 5 यूनिट का गैप है, इस 5 यूनिट को गैप को हम क्या कहेंगे, डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, पॉइंट ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, पॉइंट ई जो है वो क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, कॉरेस्पॉन्डिंग दी फुल एम्प्लॉयमेंट इनटू द इकोनॉमी। इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होने के टाइम पे पॉइंट ई जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट ई टू इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बट कॉरेस्पॉन्डिंग टू अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इकोनॉमी और अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, ई टू जो है वो भी इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें पता है कि जब ए एस एंड ए डी, जब aggregate supply and aggregate demand when intersect each other, that point is known as equilibrium। ठीक है, तो यहाँ पे भी ए एस भी यही है और ए डी भी यही हो रहा है, तो ये भी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट ही है, लेकिन कब की सिचुएशन में, when resources are under utilized। ठीक है, जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कौन सी है, ये है, लेकिन यहाँ से इस तरफ जा रहा है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट मीन्स देयर इज एन नॉट अ फुल एम्प्लॉयमेंट इन आवर इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जो है वो पूरी नहीं है। तो E2 इज एन ऑल्सो एन इक्विलिब्रियम पॉइंट बट कॉरेस्पॉन्डिंग टू अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कॉरेस्पॉन्डिंग टू अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, यहाँ पे अगर ये चीज यहाँ पे होती, E2 इस साइड आता, तो ओवरफुल रिसोर्सेज, ठीक है, ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज। हमने जो प्रीवियस सिचुएशन में देखा था, तो हमारा एम जो है इस साइड आ रहा था, इस साइड में ये
पूरी ऑपोजिट साइड आ रहा है, मतलब कि हमारी एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो गई है। ठीक है, तो पॉइंट ई इज यहाँ पे इक्विलिब्रियम है कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन पॉइंट टू E2 इज ऑल्सो इक्विलिब्रियम पॉइंट बट कॉरस्पॉन्डिंग टू अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, पूरे एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इन द डायग्राम AD इज डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड कर्व रिस्पॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इनटू द रिसोर्सेज। AD0 क्या है कि भाई यहाँ पे फुल प्लान हमने जो डिमांड रखा था वो है। ठीक है, इन द डायग्राम AD इज द डिजायर्ड एग्रीगेट, डिजायर्ड एग्रीगेट मतलब जो हमें चाहिए वो है। ठीक है, AD0 इज डिजायर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड कर्व। ठीक है, डिजायर एग्रीगेट डिमांड कर्व है ये, लेकिन कर्व कॉरस्पॉन्डिंग फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, अगर एम्प्लॉयमेंट फुल होते हैं, एम्प्लॉयमेंट जो है रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइज होता है, तब AD0 वो क्या है, फुल डिजायर एग्रीगेट सप्लाई का हुआ है। ठीक है, ये हमारा प्लान है, ये हमें चाहिए इकोनॉमी में, ताकि हम जो है फुल एम्प्लॉयमेंट ला सकें। दूसरा AD2 इज एक्चुअल डिमांड एग्रीगेट डिमांड कर्व रिस्पॉन्डिंग अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, AD2 AD1 क्या है कि भाई एक्चुअल है, ये डिजायर्ड है हमारा, ये क्या है, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कम है अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिमांड कर्व। ये क्या है, इसकी अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज है। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो ये है आपका एग्रीगेट डिमांड और सॉरी डेफिसिट डिमांड या फिर डिफ्लेशनरी गैप। आपको जो होमवर्क होगा वो आपको ग्राफ प्रेजेंट करना है और इसका ऑब्जर्वेशन जो अभी मैंने 4 से 5 जो ऑब्जर्वेशन कहे हैं कि भाई ASE जो है वो पॉइंट E है, इक्विलिब्रियम वेयर AD इज इक्वल टू AE। फिर आपको व्हेन एग्रीगेट डिमांड्स फॉल फ्रॉम AD टू AD1 देन द डेफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी इज क्रिएटेड। ठीक है, इकोनॉमी जो है उसमें डेफिशिएंट डिमांड क्रिएट होगी। द डिफरेंस बिटवीन इन दोनों का डिफरेंस को क्या कहते हैं वो आपको लिखना है। ठीक है, थर्ड में। फिर फोर्थ में आपको पॉइंट E को इक्विलिब्रियम बताना है corresponding to full employment of resources। फिर पॉइंट E2 is also equilibrium point but at the under employment of resources। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि AD जो है वो हमारा डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड कर्व है at the full employment of resources। AD1 जो है वो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कर्व है अंडर द अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, वो आपको पूरे इसमें लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद का जो पॉइंट है वो है कोजेस ऑफ डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन जो है किसी भी इकोनॉमी में क्यों क्रिएट होगी। ठीक है, उसके कोजेस क्या होंगे, उसके रीजंस क्या होंगे, वो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। तो सेम टू सेम रीजंस हैं, बस रीजन एक फर्क इतना ही होगा कि भाई यहाँ पे जो भी चीज होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। हमने जो इन्फ्लेशनरी गैप में पढ़ा था वो ऑल आर दे इंक्रीजिंग इनटू द इकोनॉमी। ठीक है, वो सारी चीजें इंक्रीज हो रही हैं, अब यहीं पे ये सारी चीजें क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ऐसी सिचुएशंस, ये चीज होने की वजह से इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड या फिर इन्फ्लेशनरी गैप जो है क्रिएट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब कि हाउस होल्ड जनरल पब्लिक जो है अगर वो अपना खर्चा जो है वो कम कर दे, ठीक है, एक्सपेंसेस जो है वो कम कर दे, दे स्टार्ट सेविंग मोर एंड मोर फ्रॉम देयर इनकम। अगर मेरी इनकम 100 रुपये है, उसमें से मैंने अभी पहले जो है मैं 40 रुपीज स्पेंड करता था, अब जो है अगर मैं 20 रुपीज ही स्पेंड कर रहा हूँ। ठीक है, इन अर्लियर आई वॉज स्पेंडिंग 40 रुपीज आउट ऑफ माई इनकम, बट नाउ ऑनवर्ड्स आई एम स्पेंडिंग ओनली 20 रुपीज और 30 रुपीज फ्रॉम माई इनकम। तो उसकी वजह से जो चीजें हो रही हैं, डिमांड क्या हो रही है, इनकी डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, सपोज मैं जो हूँ पहले 100 यूनिट परचेस करता था एक मंथ में, अब मैं एक मंथ में 80 यूनिट्स परचेस करता हूँ। ठीक है, कोई भी एक प्रोडक्ट के पहले मैं 100 यूनिट परचेस करता था एवरी मंथ, बट नाउ ड्यू टू आई हैव डिक्रीज माई एक्सपेंडिचर ऑन माई थिंग्स, then what will happen, my demand for particular product will decrease। ठीक है, तो एक मेरी ऐसे डिक्रीज होगी, ऐसे अगर बहुत सारे हाउस होल्ड होंगे तो टोटल जो होगा डिमांड में क्या आ जाएगा, डेफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर एक्सपेंडिचर जो है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है, जो जनरल हाउस होल्ड पब्लिक जो है वो अगर अपना एक्सपेंडिचर जो है हाउस होल्ड के ऊपर वो कम कर दे रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, देन देयर विल बी अ सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड इनटू द इकोनॉमी। इन द सेम वे डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब सपोज जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, इफ दे आर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग देयर इन्वेस्टमेंट इनटू द
बिजनेस, ठीक है, अगर वो अपना बिजनेस में जो है इन्वेस्टमेंट कम करते जा रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है डिक्रीज करते जा रहे हैं, देन ऑल्सो देयर विल बी डेफिसिट डिमांड इनटू द इकोनॉमी। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एज आई सेड कि भाई अगर गवर्नमेंट जो है वो भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, बेसिक फैसिलिटीज डेवलप करने में अगर अपना एक्सपेंडिचर जो है वो डिक्रीज करती जा रही है गवर्नमेंट, तो भी सिचुएशंस क्रिएट जो होगी वो क्या होगी, डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन जो है वो क्रिएट होगी इकोनॉमी में। डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट डिक्रीज है तो मेरा क्या होगा कि यहाँ पे मैं प्रोडक्शन बंद कर दूंगा। अगर सपोज इफ आई एम ए टोटली 100% export oriented unit, then what will happen, my production will be reduced if demand is there not into the market, ठीक है, अगर फॉरेन कंट्री में डिमांड नहीं है तो मेरा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और मैं आउटपुट भी कम कर दूंगा। तो अगर डिमांड जो है, एक्सपोर्ट जो है वो कम होता जा रहा है, तो भी डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन जो है वो पैदा होगी हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। तो सेम थिंग है, वहाँ पे हमें सारी चीज़ें इंक्रीज करनी थी। अगर आपको इन्फ्लेशनरी या फिर एक्सेस डिमांड के कॉजेज लिखने हैं, अगर आपको डेफिसिट डिमांड के कॉजेज लिखने हैं, तो डिक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद का पॉइंट जो है वो इम्पैक्ट ऑफ डेफिसिट डिमांड या फिर इम्पैक्ट ऑफ डिफ्लेशनरी गैप की। अब अगर आपकी इकोनॉमी में ये सिचुएशंस अराइज हो रही है तो क्या चीज़ है, कैसे इम्पैक्ट होगा आपके बिजनेस के ऊपर, आपके एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, आपकी इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, अब जैसे हमने बताया कि भाई हमने यहाँ पे बताया कि डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, हमारे जो जनरल जो होगा इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट भी कम करेगी और ये बिजनेस जो है वो भी कम करेगा। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं तो दैट मीन्स दे आर प्रोड्यूसिंग लेस, ठीक है, वो कम ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये कम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दे रिक्वायर लेस ह्यूमन रिसोर्स, उन्हें क्या होगी, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो कम होगी। हमने यहाँ पे एक ग्राफ में भी पढ़ा कि यहाँ पे इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में ये सिचुएशन है, यहां से इस सिचुएशन में पहुंच रहे हैं, दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट इज रिड्यूसिंग, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इज डिक्रीजिंग। तो अगर एज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉल इनटू द इकोनॉमी, द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आल्सो डिक्रीज, देयरबाय कॉजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इनटू द इकोनॉमी। अगर डेफिशिएंट ऑफ डिमांड है या फिर डिफ्लेशनरी गैप है आपकी इकोनॉमी में, दैट विल रिड्यूस द एम्प्लॉयमेंट इन योर इकोनॉमी और इट विल इंक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये जो है डेफिशिएंट डिमांड जो है क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करेगी या फिर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इसे इंक्रीज करेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है इकोनॉमी में, साथ साथ जो है हमारे द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो डिक्रीज। अगर इन्वेस्टमेंट कम होगा इकोनॉमी में, इन्वेस्टमेंट कम होगा, दैट मीन्स हमारे यहाँ पे डिफ्लेशनरी सिचुएशन है, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इसकी वजह से जॉब्स जो होंगी वो भी कम हो जाएंगी। तो अगर आपकी इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड है तो आपकी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जो है वो रिड्यूस होगी या फिर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑन आउटपुट, इम्पैक्ट ऑन आउटपुट। अब देखो, ड्यू टू फॉल इन इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है तो एंड एम्प्लॉयमेंट भी कम हो रहा है, अब जॉब भी कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट भी कम हो रहा है, तो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर गोइंग टू प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। पहले जो 100 यूनिट बना रहा था, अब उसका इन्वेस्टमेंट इस 100 यूनिट बनाने के लिए उसे 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा था, ठीक है। अब ये 80,000 ही इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कम कर रहा है, दैट मीन्स ही प्रोड्यूस 80 यूनिट, ठीक है, ही प्रोड्यूस 80 यूनिट। तो जब इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है तो दैट मीन्स यहाँ पे आउटपुट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा, ठीक है। तो डेफिशिएंट ऑफ डिमांड या फिर डिफ्लेशनरी गैप की वजह से आउटपुट भी कम ही आएगा, ठीक है, प्रोडक्शन जो है वो भी कम ही होगा। डेफिनेटली सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप इन्वेस्ट ज़्यादा करोगे तो यू आर गोइंग टू इंक्रीज योर आउटपुट, आपका आउटपुट जो है वो बढ़ेगा, एंड इफ यू आर डिक्रीजिंग योर इनपुट, डिक्रीजिंग योर इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू डिक्रीज योर आउटपुट, योर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, वो भी आप कम ही प्रोड्यूस करेंगे। तो दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट, दिस इज हाउ गोइंग टू इम्पैक्ट डेफिशिएंट ऑफ डिमांड ऑन आउटपुट, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर इस तरह से इम्पैक्ट करेगा। क्या इम्पैक्ट करेगा? द आउटपुट और विल बी रिड्यूस और डिक्रीज, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन प्राइसेस, एज द एक्सेस सप्लाई इन द इकोनॉमी, हमने बेसिक रूल है, अगर सप्लाई ज्यादा है दैट मीन्स डिमांड कम है, जैसे जैसे डिमांड कम होती जाएगी प्राइस विल फॉल डाउन, ठीक है, जैसे जैसे डिमांड कम होती जाएगी प्राइस भी उसके साथ ही नीचे आती जाएगी, ठीक है, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है। वहां पे जो है लोग जो हैं सेल करने वाले 100 लोग हैं और परचेस करने वाले 80 लोग हैं। अब सप्लाई ज्यादा है तो डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है
तो प्राइस क्या होगी, बेसिक रूल है इकोनॉमी का, अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, जैसे जैसे डिमांड कम होती जाएगी, डेफिसिट ऑफ डिमांड मतलब डिमांड कम होना, ठीक है, अगर डिमांड कम हो रही है दैट मीन्स इट इज गोइंग टू अफेक्ट द प्राइस नेगेटिवली, ठीक है, प्राइस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, प्राइस बढ़ेगी नहीं, प्राइस जो है वो घटेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपकी इम्पैक्ट ऑफ डेफिसिट डिमांड एंड ऑन द इकोनॉमी, ठीक है। तो ये हमने दोनों चीज़ें पढ़ ली, एफिशिएंट डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड, ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप हम दोनों ने पढ़ लिया, ठीक है। तो आज हम जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर आज के लेक्चर का हम जो करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो आपको करना है, ठीक है, तो वो हम कर रहे हैं। ओके, डिफरेंस बिटवीन द एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो मीनिंग इट रिफर्स टू सिचुएशंस, एक्सेस डिमांड कब होगी, अगर एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज़्यादा है एक्चुअल डिमांड से, या फिर एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, दैट सिचुएशंस विल बी क्रिएट द एक्सेस डिमांड। और डेफिसिट डिमांड कब क्रिएट होगी, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाईज, ठीक है, दैट इज AD लेस देन AS, ऐसी सिचुएशंस को हम क्या कहेंगे, डेफिसिट डिमांड। कॉरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट, वो आपको वर्डिंग ऐड करने हैं दोनों के डेफिनेशंस के बीच में, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट लेवल, एक्सेस डिमांड होगी तो एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होगा, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस क्या होगी, हमारे रिसोर्सेज हैं उसको हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसका ओवर यूज हो रहा है, तो इट रिप्रेजेंट ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ सिचुएशन। यहाँ पे क्या होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस, ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस, यहाँ पे 100 लोग हैं काम करने के लिए रेडी, लेकिन जॉब कितने को मिल रही है, 80 लोगों को, वहाँ पे 100 लोग हैं, फिर भी अगर 120 लोगों को जॉब चाहिए तो भी मिलेगी, ठीक है, 100 लोगों को ज़्यादा काम है, तो ऐसी सिचुएशंस को फुल एम्प्लॉयमेंट, और अगर 100 लोग में से 80 लोगों को काम मिल रहा है तो दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, ठीक है। तो अगर इकोनॉमी में डेफिसिट डिमांड है तो आपकी इकोनॉमी में क्या होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होगी, अगर एक्सेस डिमांड है तो फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होगी। ओके, जनरेशन ऑफ गैप, ठीक है, तो अगर एक्सेस डिमांड है तो कौन सा गैप होगा, तो यहाँ पे होगा इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है, इट जनरेट्स द इन्फ्लेशनरी गैप इनटू द इकोनॉमी, इफ देयर इज एन एक्सेस डिमांड इनटू द सिचुएशन इकोनॉमी देन इट विल क्रिएट अ इन्फ्लेशनरी गैप, एंड इफ इट इन अ डेफिसिट डिमांड इनटू द इकोनॉमी देन इट विल जनरेट अ डिफ्लेशनरी गैप इनटू द इकोनॉमी, ठीक है। इफेक्ट ऑन आउटपुट एम्प्लॉयमेंट ऑन प्राइस, तो एक्सेस डिमांड की इफेक्ट जो है आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में कुछ भी नहीं हो रही है, प्राइस में जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है, प्राइस जो है वो इंक्रीज होगी। इट लीड्स टू नो चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं होगा एक्सेस डिमांड की वजह से, बट प्राइस विल बी राइज। यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट विल रिड्यूस एंड प्राइस ऑल्सो फॉल्स, ठीक है, यहाँ पे तीनों चीजें हैं, आउटपुट भी फॉल्स होगा, एम्प्लॉयमेंट भी फॉल्स होगा और प्राइस भी फॉल होगा, ये तीनों चीजें यहाँ पे फॉल होगी। यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन प्राइस जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। कोजिस किस रीजन की वजह से आ रहे हैं, तो ड्यू टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई, एक्सेस डिमांड जो है राइज इज ड्यू टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई। अगर इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास बहुत ज्यादा एक्सेस पैसा आ जाए, ठीक है, पैसा बहुत ज्यादा आ जाए तो एवरीवन विल स्टार्ट स्पेंडिंग देयर मनी, ठीक है, वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मनी जो है स्पेंड करेंगे अगर उनके पास पैसा आ गया। तो अगर एक्सेस मनी सप्लाई है बैंकिंग सिस्टम और इकोनॉमी में तो इसकी वजह से एक्सेस डिमांड क्रिएट होगी, ठीक है। और डेफिशिएंट डिमांड अराइज ड्यू टू द डिक्रीज इन मनी सप्लाई, और अगर पैसे नहीं है इकोनॉमी में, ठीक है, पैसे कम है लोगों के पास, पैसे जो है हाथ में नहीं आ रहे हैं इतनी जल्दी, तो इस रीजन की वजह से डेफिसिट डिमांड जो है वो क्रिएट होगी, ठीक है। मनी सप्लाई की वजह से, अगर एक्सेस मनी सप्लाई ज़्यादा है तो एक्सेस डिमांड क्रिएट होगी, अगर मनी सप्लाई कम है तो डेफिसिट डिमांड क्रिएट होगी, और इन दोनों का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, एंड एज आई ऑलरेडी सेड you have to write down the graphical presentations of deflationary gap and you have to write the observation, 6 observations you have to write about the deflationary gap is present। इसके ऊपर आपको ये ड्रॉ करना है, ठीक है, मीनिंग लिखना है। सबसे पहले आपको राइट डाउन द मीनिंग ऑफ डेफिसिट डिमांड, और उसके बाद आपको ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस ड्रॉ करना है और उसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस लिखने हैं, दैट इज योर होमवर्क, ठीक है। पहला मीनिंग लिखो, फिर इसके ऊपर ये ड्रॉ करो, और ये ड्रॉ करने के बाद इसका जो ऑब्जर्वेशंस जो मैंने अभी पढ़ाए 5-6 वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।